सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जहां HIV पॉजिटिव मरीज का ऑपरेशन सामान्य तरीके से कर देने के बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को HIV संक्रमण होने का डर भी सता रहा है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। रिम्स के डॉक्टरों में HIV का खतरा, मरीज ने अपनी HIV रिपोर्ट छिपाई, डॉक्टरों को किया गया गुमराह, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को सता रहा है डर। क्या अस्पताल में HIV रिपोर्ट छिपाना सिर्फ लापरवाही है या दूसरों की जान से खिलवाड़ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रांची का रिम्स, यहाँ बड़ी बीमारियों के सफल इलाज और ऑपरेशन होते हैं तो बहुत बड़ी गलतियां भी सामने आती हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते डॉक्टर ही डरे हुए हैं। दरअसल रिम्स में HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया गया। खास बात ये नहीं है कि HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया गया, बल्कि हैरत इस बात से हुई कि ये नॉर्मल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों को ये पता ही नहीं था कि मरीज HIV संक्रमित है। इस पूरे मामले को लेकर अब रिम्स ने सफाई दी है। खतरे तो है ही, वो लोग टेंशन में है ही ना। और इसके दो डॉक्टर के अलावा भी मेडिकल स्टाफ कोई है जिसको? हाँ, जो नर्सेस वहाँ पे थी, जो और उसके बाद उसी टेबल पे जो और पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, वो सब खतरे में, क्योंकि फ्यूमिगेशन तो हुआ नहीं था। अगर उस हम लोग को पहले पता रहता तो हम लोग HIV OT में सारा प्रिकॉशन लेके करते। रिम्स की सुप्रिंटेंडेंट हिरेन बुरवा का मानना है कि मरीज ने जानबूझकर रिपोर्ट छिपाई थी। यही नहीं, गलत रिपोर्ट देने का भी दावा किया है। वो इलाजरत थी, अगर इलाजरत थी तो कहाँ से इलाजरत थी, उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो हमारे काउंसलर है उनसे बात करने के लिए। रिम्स के ART सेंटर में उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जांच जो भी है वो सही हुआ है। वो सितंबर का जांच हो या दिसंबर का जांच हो, उसमें कहीं पर कोई कोताही नहीं बरती गई है। और जहां तक सदर अस्पताल के इग्नोरेंस का जो बात उठ रही है, ये सरासर गलत बात है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। रिम्स में ऑपरेशन के लिए HIV पॉजिटिव मरीज को लाया गया था, लेकिन उसे HIV नेगेटिव समझकर ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज को अपने संक्रमित होने की जानकारी थी। सदर अस्पताल से इसे लेकर रिपोर्ट आई थी, लेकिन मरीज ने इसे छिपा लिया। ऑपरेशन के बाद जब उसके संक्रमित होने का खुलासा हुआ तो ऑपरेशन करने वाले जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सदमे में हैं। संक्रमण का डर सता रहा है, वे बचने के लिए दवा खाने को मजबूर हैं। रिम्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम जांच करा रहे हैं, तो वहीं सदर अस्पताल ने भी तमाम चीजों पर कहा है कि हमने कहीं त्रुटि नहीं की है, हमने बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास किया है। मरीज को हमने यहाँ से रेफर भी नहीं किया था, कुछ विलंब लग रहा था तो मरीज खुद ही रिम्स गए थे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 होटल को सील किया है, कई नाबालिगों को हिरासत में लिया है। कर्मचारियों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। पुलिस की कार्रवाई से होटल मालिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको गढ़वा से दिखा रहे, जहां होटल में सेक्स रैकेट का ये बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस ने 3 होटल को सील कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। रैंडम चेकिंग के दौरान जो है 3 होटलों में जो है वो गलत ढंग से एंट्री और कुछ लोगों को गलत ढंग से ठहराया गया था, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गलत धंधा जो है इन होटलों में चल रहा है। खबर राजधानी रांची से है, जहां सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग घर से लापता हो गए। एक की उम्र 15 साल तो दूसरे की 10 साल है। बच्चों के पिता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर रही है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लेने पर सूचना रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस गंभीर हुई। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घर से लापता हुए 2 नाबालिग बच्चे, जिनकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 15 साल और 10 साल के दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं। कब बच्चा निकला, लेकिन मेरी माँ उठी, 4 बज रहा था। उसके बाद मैंने बच्चा को खोजने लगे। खोजते हुए मैंने रातू रोड, पहाड़ी, पिस्का मोड़, इधर जो है कि सब जगह खोज लिए। वो बच्चा जो है कि हमको इस तरह के मामला में जहां अगर बच्चा अगर
गायब होता है। किस तरह के मामला में पुलिस को और समाज के लोगों को संज्ञान लेते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से थाना का रवैया था वो बिल्कुल अशोभनीय था। हमने जब सिटी एसपी से बात किया, संतोष जी ने जब यहाँ पर अपनी बातों का हाइपर होकर जब कहा कि बताइए इस तरह के मामला में भी आप लोग चुपचाप हैं, किसी का कोई जानकारी नहीं है, और वही बात सच निकला। जब सिटी साहब से हमने बात किया तो बोला कि नहीं हमें जानकारी नहीं है, हम थाना प्रभारी से बात करते हैं। तो अगर इस तरह के मामला में अगर थाना प्रभारी या थाना अगर जो है इस तरह के निष्क्रिय है तो कहीं से न कहीं थाना जो है गरीब को, बच्चों को खोजने में उतना तत्परता नहीं दिखला पा रही है। थोड़ा सा भी मानवता होता तो जैसे इनको आवेदन मिला इनके पिता के तरफ से, ये तुरंत उसको वायरलेस करते हैं, लेकिन इन्होंने वायरलेस नहीं किया। और अभी तक ना ही इनके सीनियर अफसर को कुछ पता है, ना ही इनके किसी भी थाने क्षेत्र में पता है। अब बताइए 36 घंटे बच्चे गायब हो गए और मान लीजिए 10-11 बजे ये दिए चारों तरफ खोज के, अगर बच्चा किसी गलत हाथ में चला गया तो क्या जान का खतरा नहीं है? बच्चे की मां नहीं है, अकेला पिता है, और चूंकि ये गरीब परिवार से, दलित परिवार से, इसलिए। बड़ी खबर कोडरमा से है, जहां तिलैया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने अपनी 4 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। दोनों के बीच घरेलू विवाद के दौरान मारपीट हुई, जिसमें गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को प्लास्टिक में बांधकर ई रिक्शा से गुमो के सतपुलिया के पास फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी अपने 3 साल की बेटी के साथ फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। काहे मार दिया ये हमको नहीं पता है सर, लेकिन इसको क्या होना चाहिए सर, कुछ सजा दीजिए उसको। गर्भवती भी थी बेटी आपकी? हाँ गर्भवती, 5 महीना पेट में बच्चा था सर। अभी सुबह में उस दिन मेरा भाई को फोन किया कि बोल मामा उसको हम मार के खत्म कर दिए। रात में वो हमको मारी एक बेलना, उसका बाद हम मारे, वो गिर गई सिलोटिया पर, माथा फट गया उसका, मर गई, वो जिंदा नहीं है। हमको फोन किया कि बोला हम पुराना डेरा में लेके आए उसको और हमसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, हमको एक डंडा मार दी, एक बेलन मार दी माथा में, तो हम भी मारे तो सिलवटवा में लग के वो जो मर गई, इतना ही बोला। उसके बाद से बातचीत नहीं हुई उनसे? नहीं, उसके बाद से बातचीत नहीं हुई। खबर धनबाद से है, जहां पुटकी थाना क्षेत्र स्थित मुनिडीह सीपीपी प्लांट में हुए हादसे में एक और शव बरामद हुआ है। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। पुलिस ने प्लांट से कुछ दूरी पर स्थित जंगल से ये शव बरामद किया है। मृतक की पहचान केंदुआ निवासी वसीम अंसारी के रूप में की गई है। इससे पहले इसी घटना में लोहा चोरी के दौरान हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 3 युवकों आनंद, संजय यादव और अजहरुद्दीन की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो धनबाद से बड़ी खबर में आपको दिखा रहे, जहां बंद पावर प्लांट में मौत का ये जाल देखने को मिला। पाइप कटिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ था और अब इसमें मृतकों की संख्या बढ़ गई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। घटना के समय 8 से 10 लोग जगह पर मौजूद थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, मुनिडीह सीपीपी प्लांट का ये पूरा मामला है। जंगल से एक और शव बरामद किया गया है। आज से इन लोगों को उनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के पश्चात जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तब तक ये लोग वहां से भाग के अपना एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। उपचार के दौरान उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग अभी ठीक हैं। जो व्यक्ति जो मतलब जो घटनास्थल पे थे वो रहेंगे, बट अभी तक कितने लोगों पे एफआईआर है वो एफआईआर कंटेंट अभी पा देंगे। उस कल पता नहीं चला तो आज पता चला तो फिर लेके आए। कहाँ पर बॉडी मिला? बॉडी मिला है मुनिडीह और पूरा एड्रेस नहीं पता। जंगल में मिला है मुनिडीह। क्या करने गए थे? गए थे शायद रात में, बोलते काम करने गए थे। खबर सिमडेगा से है, जहां विशेष पीडीजे कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी अमरदीप केरकेट्टा को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है और आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला ठेठई टांकर थाना क्षेत्र का है, जहां दिसंबर 2023 में एक नाबालिग लड़की को शादी समारोह से बहला फुसलाकर आरोपी अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त फैसला सुनाया।
खबर गुमला से है, जहां 2 युवतियों के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कल देर शाम पालकोट और सीसई थाना क्षेत्र की 2 युवतियों के साथ गैंगरेप मामले में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद दोनों पीड़िता का सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। वहीं तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एक आरोपी की पीड़िता से दोस्ती थी। दोस्ती में युवक ने युवती को मिलने बुलाया था। लड़की अपनी सहेली के साथ युवक से मिलने गई थी। इसी दौरान युवक ने अपने 2 दोस्तों को बुलाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। बड़ी खबर पलामू से है, जहां पुलिस ने मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से 3 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पहले मामले में अंशु कुमार उर्फ मंटू और आदित्य कुमार को मेदिनीनगर स्टेशन इलाके से पकड़ा गया, जिनके पास से 2 देसी हथियार और चाकू बरामद किया गया। आरोप है कि वो लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। दूसरे मामले में अस्पताल इलाके से सुमित चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक देसी हथियार, 6 कारतूस और बाइक बरामद हुई है। डीएसपी राजीव रंजन ने इस मामले के खुलासे की पुष्टि की है। अब खबर गिरिडीह से है, जहां नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। यह अभियान अंबेडकर चौक से शुरू होकर सदर अस्पताल गेट तक पहुंच गया। सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से स्थापित दुकानों को मिनी जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा गया। दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। झारखंड में बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रवाद और समारोह पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगारी चरम पर है और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम का जिक्र करते हुए कहा कि नसीहत देने से पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। इस जश्न और आरोप प्रत्यारोप के बीच झारखंड की सियासत और गर्म हो गई है। दोनों पार्टियों ने अपनी विचारधारा और उपलब्धियों को सामने रखते हुए एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। करोड़ कार्यकर्ताओं के भरोसे पर 2014 से लेकर के अभी तक नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, 19 प्रदेशों में हमारी सरकार है और ये अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। इस तरह का गलत बयानी करने से बचें और अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्योंकि वो जो पार्टी चला रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी पार्टी है। क्योंकि उसका गठन ही राष्ट्र विरोधी लोगों ने किया था। ये वो ह्यूम के समय से ही विदेशी लोगों ने जिसका गठन किया है, वैसे लोगों की मानसिकता भी विरोधी ही होगी और देश विरोधी मानसिकता के लोग। ये आज का दिन सिर्फ एक राजनीतिक दल के गठन का प्रतीक नहीं है, बल्कि आज का दिन जिस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से देश की लोकतांत्रिक संस्था, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों पर हमले हो रहे हैं, उसकी भी याद दिलाता है। अब खबर रांची से है, जहां गर्मियों में पानी की किल्लत रोकने को नगर निगम सक्रिय हो गया है। मेयर की अध्यक्षता में निगम नवनिर्वाचित पार्षद और पीएचईडी विभाग की बैठक हुई, जिसमें पाइपलाइन लीकेज को त्वरित दुरुस्त करने और शिकायतों को तुरंत निवारण करने के निर्देश दिए गए। ड्राई जोन इलाकों में टैंकर से पानी सप्लाई करने का फैसला लिया गया। वार्ड पार्षदों ने कई खराब चापाकल और बोरिंग की मरम्मत की जरूरत जताई। करके जनप्रतिनिधि आए थे और अपना 3 साल का दर्द बता रहे थे कि इन 3 सालों में कितनी समस्या हुई एक आम जनता को, जो स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से। तो वो दर्द रखा रहा था कि कहीं चापाकल रिपेयर नहीं हो रहे हैं, कहीं मिनी एचवाईडी रिपेयर नहीं हो रहे हैं, कहीं पाइपलाइन बिछी हुई नहीं है तो कहीं पाइपलाइन बिछी हुई तो पानी नहीं है। पानी की समस्या को लेकर बैठी थी। पीएचडी की टीम थी और जुटको की टीम थी। हम लोगों ने गर्मी आने के पहले ही ये अपना लोगों तक पानी पहुंचाने का काम पहले कैसे समुचित कर पाए कि किन्हीं को भी कोई दिक्कत ना हो। पानी का जीवन में खून और पानी का समस्या किसी को ना हो, ये हम भगवान से दुआ करते हैं। क्षेत्र में जहाँ जहाँ ड्राई जोन है उसके लिए मैं टैंकर की व्यवस्था की मांग की, सिंटैक्स लगाने की व्यवस्था की मांग की
और बहुत ऐसा हमारे क्षेत्र में सिंटैक्स बोरिंग है जो खराब हो चुके हैं। बार बार जेई को बोलने के बाद भी नहीं बन रहा है। 20 दिन 25 दिन इन लोग लगा देते हैं। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए चापानल गर्मी के दिन में एक रामबाण साबित होता है। वो हमारे क्षेत्र में कम से कम 20-25 ऐसे चापानल है जो खराब पड़े हैं। उसे बनाने का मैं नगर निगम से मेयर, डिप्टी मेयर जी से मैं आग्रह की। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ते अपराध की घटनाओं पर नकेल कसने को लेकर रांची पुलिस अब ऐप बेस्ड पुलिस पेट्रोलिंग करेगी। ऐप के जरिए ही पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों की मॉनिटरिंग के कारण पुलिस गश्त प्रॉपर होने की उम्मीद है। तो वहीं पुलिस प्रोजेस बढ़ने से अपराधियों में भी खौफ पैदा होगा। पुलिस पेट्रोलिंग नियमित हो, इसे लेकर बकायदा एसएसपी ने निर्देश जारी किए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी रांची ट्रैफिक एसपी को दी गई है ताकि चूक की गुंजाइश ना हो। पेट्रोलिंग को पब्लिक ओरिएंटेड बनाए, पब्लिक कंप्लेन ओरिएंटेड बनाए। ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि पब्लिक को समस्या आती है वहाँ पे पेट्रोलिंग जाए। लगातार कुछ जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे क्राइम्स होते हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग जाए और नियमित पेट्रोलिंग हो और उस पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग सही तरीके से हो। इसी के लिए पहले भी ऐसा प्रयास विभाग में किया गया है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बहुत नया प्रयास है। हमने जितनी भी हमारे पास नई गाड़ियाँ हमारे पास आई थी उन सभी गाड़ियों में हमने जीपीएस लगवाया है और एक ऐप के थ्रू उन सभी गाड़ियों की मॉनिटरिंग हमने कंट्रोल रूम में सुनिश्चित की है। उसमें साथ ही साथ हमने ये भी किया है कि रांची जिला के जो क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे पूर्व में छिनतई की घटना हुई है या जहाँ पूर्व में किसी प्रकार की लूट की घटना हुई है या जहाँ पे पूर्व में किसी विधि व्यवस्था की समस्या हुई है, उन सभी के हम लोगों ने क्राइम हॉटस्पॉट्स भी बनाए हैं और हम लोग ये मॉनिटर कर रहे हैं कि पेट्रोलिंग की गाड़ी कितनी बार दिन में उन क्राइम हॉटस्पॉट्स पे जा रही है, वहाँ पे जाकर लोगों से हालचाल ले रही है, पूछ रही है और नियमित गश्ती कर रही है नहीं कर रही है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने जिम्मेदारी दी है। अब खबर कोडरमा से है, जहां जिला प्रशासन ने सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र दान और पुस्तक दान अभियान की शुरुआत की है। झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में शुरू हुए इस अभियान के तहत सभी वार्डों में जाकर लोगों से पुराने और नए कपड़े और पुस्तकें इकट्ठा की जाएगी। उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि ये अभियान साल में दो बार चलाया जाएगा ताकि जरूरतमंदों को मौसम के अनुसार सहायता मिल सके। जमा किए सामानों को साफ सफाई और पैकेजिंग के बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा जाएगा। निर्देशानुसार झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी पहल है। ये किताब गरीबों को बहुत से हम देखते हैं, विद्यालय के गरीब जैसे छात्र है उसका माता पिता आता है तो बोलता है भाई किताब खरीदने का पैसा नहीं है। तो मैं पुनः उपायुक्त महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा करके एक झुमरी तिलैया नगर परिषद की ओर से पूरे झारखंड में एक मैसेज गया है। और झुमरी तिलैया नगर वासियों से भी आग्रह करना चाहते हैं मुहिम में पुण्य का भागी है। जितने लोगों का आम गरीब आदमी जो हसाए लोगों को लाभ मिलेगा। जितने जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद से भी आग्रह है कि सब ज्यादा से ज्यादा आदमी को जोड़े और इस मुहिम को सफल बनाएं। रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के इस्पात स्पंज आयरन फैक्ट्री में फर्नेस फटने से हादसा हो गया। हादसे में 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 मजदूरों के इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने फैक्ट्री के गेट को जाम कर दिया गया। मृत मजदूर के परिजनों को 21-21 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। रामगढ़ विधायक ममता देवी, मांडू विधायक तिवारी, महतो प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद मजदूर शांत हुए। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अरगड्डा की ये घटना बताई जा रही है। झारखंड में पहली बार एकम डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन 8 और 9 अप्रैल को किया जा रहा है, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 11 पद्मश्री सम्मानित विभूतियां हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं को सामाजिक अनुभवों से जोड़ना है। सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के सीईओ रमापति कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें 300 से अधिक युवा भाग लेकर अनुभवी लोगों से सीखेंगे और समाज निर्माण में अपनी भूमिका तय करेंगे। रेडिसन होटल में करीब 11 सत्रों में आयोजित किया जाएगा
इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग करीब 80 ऐसे वक्ताओं को सुनेंगे जो पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं, और साथ ही साथ 300 लोगों की प्रतिभागी होगी जो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारा उद्देश्य है कि भारत के ये 4 राज्य जो अरविंद जी ने बताया, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़, जो कि संसाधन समृद्ध लेकिन जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में से भी हैं, विशेषकर ये चारों राज्य में रेजिलियंस और सतत विकास को केंद्र में लाना है। एकम डायलॉग एक जीवंत प्रक्रिया है, ये कोई एक कॉन्फ्रेंस नहीं है। हमारा फ्रेमवर्क इसलिए 2 स्तंभों पर आधारित है, जो कि संवाद और निर्माण। खबर जमशेदपुर से है, जहां ट्रांसजेंडर बिल 2026 के विरोध में किन्नर समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित बिल उनके अधिकारों को सीमित करता है और उनकी पहचान, स्वतंत्रता पर गलत असर डाल सकता है। समुदाय ने मांग की कि सरकार उनसे संवाद कर उनकी सहमति से ही कोई फैसला ले। लेकिन अभी जो बिल आया उसमें बिल में ये साफ साफ लिखा गया कि जो उभय लिंग व्यक्ति है वही ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, बाकी लोग ट्रांसजेंडर नहीं। तो बताइए फिर मैं क्या हूँ? ये तो मेरे अस्तित्व पे प्रश्न उठ गया ना। इतने दिन से मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ, अपने अधिकार हमने पाए, और आज जाके सरकार बिल ला रही है और कह रही है कि हम ट्रांसजेंडर नहीं है। और सरकार का ये कहना है कि एक बोर्ड डिसाइड होगा जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, हेड डिपार्टमेंट के लोग होंगे, नोडल ऑफिसर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या नहीं। कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? खबर धनबाद से है, जहां IIT ISM में इनोवेटिव 2026 का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की इनोवेशंस को वैश्विक मंच पर देना है। ये कार्यक्रम R&D फेयर भारत इनोवेट्स 2026 के तहत देश में विकसित रिसर्च को मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी में बदलने की कोशिश करता है। उद्घाटन सत्र में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल हुए। 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिन्यू और वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च किए गए। कार्यक्रम में क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, मटेरियल साइंस और सस्टेनेबल माइनिंग पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए प्रेरित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के बारे में सोच है, उसको सही ढंग से हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे विकसित भारत की कल्पना की जा रही है, हमें लगता है कि निकट भविष्य में भारत दुनिया में अपनी पहचान भी बनाएगा और अपने आप को अच्छे जगह पर ले जाने का काम करेगा। जैसे आप ध्यान करें, आर्थिक रूप से भी हम दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। धनबाद IIT ISM में 2 दिवसीय इनोवेटिव 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया है। इस कार्यक्रम में 15 IIT, 7 NIT और IISI जैसे संस्थानों के निदेशक भी शामिल हुए हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल, CEO नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ साथ कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और इस तरह के 200 स्टॉल इस कार्यक्रम में यहाँ पर लगाया गया है। इस इवेंट का उद्देश्य है कि ऐसे आयोजन कर रिसर्च को जमीन पर उतारने की दिशा में काम करेगी और साथ ही रिसर्च और टेक्नोलॉजी को सीधे उपयोग में लाने लायक बनाया जा सके और उसका फायदा इंडस्ट्री के साथ साथ समाज और को भी मिले। इस कार्यक्रम में 200 स्टॉल लगाए गए हैं और उन सभी 200 स्टॉलों में तरह तरह के टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 की दिशा में IIT ISM के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है और इसका साफ उद्देश्य है कि इंडस्ट्री और समाज सभी को इसका फायदा मिल सके। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। बड़ी खबर धनबाद से है, जो सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर तेलीपाड़ा में दुकान के बाहर अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो धनबाद से बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, जहां अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी।
सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही धनबाद से, जहां दुकान के बाहर ये अज्ञात शव मिला है जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।